स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति, जिसकी एक क्लास जो है वो हो चुकी थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था तरंगदैर्ध्य, हाइगन का तरंग सिद्धांत, और तरंग सिद्धांत के आधार पर जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं किस प्रकार होती हैं उनको समझा था। आज का जो अपना लेक्चर है, आज का जो अपनी क्लास है, उसमें अपन पढ़ेंगे व्यतिकरण के बारे में कि व्यतिकरण क्या होता है और ये किस प्रकार से गठित होता है। तो देखो बेटा, व्यतिकरण को पढ़ने से पहले अपने को कुछ जो है स्रोत जिनको अपन अलग से परिभाषित करते हैं वो क्या होते हैं उनको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले आज अपन देखते हैं कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या होता है, क्योंकि इनकी आवश्यकता होगी तो इनको अपन पहले ही समझ लेते हैं। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? एक वर्णीय शब्द से पता चल रहा है एक वर्णीय, एक रंग वाला प्रकाश स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे निकलने वाले प्रकाश का तरंगदैर्ध्य एक ही हो या एक ही रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता हो, ऐसे एक प्रकाश स्रोत को कहते हैं एक वर्णीय प्रकाश। यानी ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित प्रकाश एक ही रंग या एक ही तरंगदैर्ध्य का हो, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाता है। जिसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेजर लाइट। लेजर लाइट जो है वो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की श्रेणी में आती है, या फिर सोडियम लाइट। सोडियम लाइट, ये दो प्रकाश स्रोत हैं जिनको आप एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। दूसरा अपने को समझना है कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत, क्योंकि व्यतिकरण जो अपन पढ़ेंगे उसमें शर्तें आएंगी कि प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। तो इनको अपन पहले ही समझ लेते हैं कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या होता है और कला संबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत तो क्या होगा? ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एक ही हो या एक ही रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता हो, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाता है। जिसके एग्जाम्पल लेजर लाइट या फिर सोडियम लाइट होती है। अब है कला संबद्ध स्रोत। देखो, कला संबद्ध स्रोत को कैसे समझें कि किसी भी स्रोत से प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है, तो उस स्रोत जिन परमाणु से मिलकर बना होता है, उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी फोटोन द्वारा ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा की कक्षा में जाता है। जैसे मान लो कि किसी भी फोटोन द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, इतनी ऊर्जा मिली कि अपनी अगली कक्षा में स्थानांतरित हो गया, उत्तेजित हो गया। तो ये इस ऊपर वाली कक्षा में, उत्तेजित कक्षा में जो है लगभग 10⁻⁸ सेकंड तक, जिसको इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल भी बोलते हैं, लगभग 10⁸ सेकंड तक ऊपर रुकता है और फिर उस जो ऊर्जा उसने ग्रहण की थी उस ऊर्जा को वापस उत्सर्जित करता हुआ मूल कक्षा में आता है। तो ये मूल कक्षा में आ जाएगा और वो ऊर्जा का जो है वो फोटोन के रूप में उत्सर्जन करता है। तो ये जो फोटोन है वो ही अपने प्रकाश की तरंग है। तो एक ऊर्जा का स्पंद उत्सर्जित होता है जिसे आप तरंग के रूप में जो है इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये एक तरंग का स्पंद उत्सर्जित हुआ और ये आगे की ओर माध्यम में गति करता है, तो ये ऊर्जा स्पंद जो है वो तरंग कहलाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है हर 10⁸ सेकंड के पश्चात अगर उसको ऊर्जा मिलती है तो एक स्पंद उत्सर्जित होता है। तो एक स्रोत में जो है अलग अलग परमाणु अलग अलग समय पर ऊर्जा स्पंद या ऊर्जा तरंगे उत्सर्जित करते हैं। अब उन ऊर्जा तरंगों की जो कला है वो समय के साथ आपस में बंधित हो, बंधी हुई हो, तो ऐसा स्रोत क्या कहलाएगा? कला संबद्ध स्रोत कहलाएगा। यानी कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की कला आपस में बंधित हो, यानी कि अगर परिवर्तित होती है समय के साथ तो वो एक जैसा परिवर्तन हो, ऐसे स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अब प्रकाश का जो उत्सर्जन है वो 10⁸ सेकंड में एक स्पंद उत्सर्जित करता है कोई परमाणु, तो दो अलग अलग स्रोत लेकर के दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि एक ही स्रोत के प्रकाश को, एक ही प्रकाश स्रोत हो, उसके प्रकाश को जो है वो किसी भी विधि द्वारा दो अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, जिनसे कि इस उत्सर्जित प्रकाश में जो भी परिवर्तन होगा इसकी कला में, तो वो दोनों जो स्रोत, एक ही स्रोत से आने वाला प्रकाश है, इसलिए दोनों अलग अलग स्रोतों में बिल्कुल वैसा का वैसा प्रकाश जो है वो होगा। यानी कि उसको आप क्या मान सकते हैं? कला संबद्ध प्रकाश मान सकते हैं। मान लीजिए जैसे एक वर्णीय प्रकाश, ये कोई प्रकाश स्रोत है, इससे उत्सर्जित प्रकाश को आप कोई भी गत्ता लगाकर दो अलग अलग भागों में बांट ले, दो अलग अलग छिद्र कर ले। जैसे मान लो S1 और S2 दो छिद्र कर दिए, तो ये जो आने वाला प्रकाश है ये तरंगाग्र बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा और वो तरंगाग्र जो छिद्रों से आकर टकराता है तो वो दो भागों में बढ़ जाएगा।
तो ये दो अलग अलग स्रोतों की भांति कार्य करेंगे, जैसे यूं लगेगा जैसे S1 और S2 दो अलग अलग स्रोत हों। तो इनसे आने वाला जो प्रकाश है वो वास्तव में एक ही स्रोत से आ रहा है, इसलिए इसकी कला में, इन दोनों की कला में जो भी परिवर्तन होगा वो एक सा होगा। इसलिए आप इन दोनों S1 और S2 को क्या बोल सकते हैं, S1 और S2 जो है वो कला संबद्ध स्रोत हैं। तो सीधी सीधी परिभाषा क्या होगी कि दो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनकी कला बद्धित हो, जिसकी कला में एक सा परिवर्तन हो, जिनकी कला एक सी हो, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अब दो अलग अलग स्रोत प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्पंदें उत्सर्जित होती हैं प्रति 10⁻⁸ सेकंड पश्चात, तो दो अलग अलग कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए एक ही स्रोत के प्रकाश को किसी भी प्रकार से दो अलग अलग भागों में बांटकर दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। तो यह होता है कला संबद्ध स्रोत और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। अब अपन पढ़ते हैं इसमें आगे व्यतिकरण, कि व्यतिकरण क्या होता है। देखो पिछली क्लास में 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण। तो अध्यारोपण किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक तरंगे जो है वो आपस में मिलकर एक परिणामी तरंग बनाती हैं, वो तरंगों का अध्यारोपण होता है, जो अलग अलग प्रकार से होता है। अगर तरंगे विपरीत दिशा से आ रही हैं तो जो है उस स्थिति में अप्रगामी तरंगे बनती है। एक ही दिशा से आ रही हैं, लेकिन एक ही दिशा से आ रही है और आवृत्ति समान है, आयाम भी लगभग समान है, तो आपके व्यतिकरण की घटना होगी। एक ही दिशा से आ रही है, आवृत्ति अलग अलग है, तो विस्पंद की घटना घटित होती है। और अगर एक दूसरे के लंबवत अलग अलग आवृत्तियों पर आ रही हैं तो लिसाजू की आकृतियां बनती है। तो ये 11वीं क्लास का टॉपिक था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि अध्यारोपण के कारण जो है अलग अलग घटनाएं, तरंगों के अध्यारोपण से अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं। उन्हीं में से एक घटना आज अपन पढ़ेंगे कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से जो है वो एक घटना घटित होती है जिसे व्यतिकरण कहा जाता है। और ये एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष रूप से तरंगों का अगर अध्यारोपण होता है तो ही व्यतिकरण जो है वो प्रदर्शित होता है, व्यतिकरण की घटना घटित होती है। तो इसमें अपने को एक तो ध्यान रखना है कि आने वाली प्रकाश तरंगे हैं उनका आयाम कैसा होना चाहिए, समान या फिर लगभग समान। आवृत्ति, अध्यारोपित होने वाली तरंगों की जो आवृत्ति है वो पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आवृत्ति समान हो, आयाम समान या लगभग समान हो, और कलांतर समय के साथ निश्चित हो। दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे, देखो व्यतिकरण को कैसे समझेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जिनका आयाम समान या लगभग समान हो, आवृत्ति समान हो तथा कलांतर समय के साथ निश्चित हो, एक ही दिशा से आती हुई अध्यारोपित होती हैं। ऐसी दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा से आती हुई अध्यारोपित हों, जिनका आयाम समान या लगभग समान, आवृत्ति समान और कलांतर समय के साथ निश्चित हो। यानी कि कलांतर जो है वो समय के साथ साथ बदलना नहीं चाहिए। प्रति समय दोनों स्रोतों से या दोनों तरंगों की जो कला का अंतर है वो एक सा होना चाहिए। तो कलांतर समय के साथ निश्चित हो, आवृत्ति समान हो, आयाम समान या लगभग समान हो, ऐसी दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा से गति करती हुई अगर अध्यारोपित होती हैं तो फिर व्यतिकरण की घटना होती है और उसमें एक परिणामी तरंग बनती है। उस परिणामी तरंग की तीव्रता किसी परिस्थिति में अधिकतम और किसी परिस्थिति में न्यूनतम होती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। तो परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है, अपने को ये तीन कंडीशन ध्यान में रखनी है। इन तीन कंडीशनों के आधार पर अध्यारोपण को बताना है, वही व्यतिकरण होगा। तो व्यतिकरण की सिंपल सी आप परिभाषा दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती है, जिनका आयाम या तो समान हो या फिर लगभग समान हो, आवृत्ति समान होनी चाहिए और कलांतर समय के साथ निश्चित हो, तो अध्यारोपण के दौरान एक परिणामी तरंग बनेगी। उस परिणामी तरंग की तीव्रता किसी परिस्थिति में अधिकतम और किसी परिस्थिति में न्यूनतम होगी। प्रकाश की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो ये तीव्रता कभी अधिकतम और किसी परिस्थिति में अधिकतम और किसी परिस्थिति में न्यूनतम कब होगी वो अपन आगे पढ़ेंगे कि कब अधिकतम होती है और कब न्यूनतम होती है। तो ये था प्रकाश का व्यतिकरण। अब इसको समझे कैसे, व्यतिकरण है क्या, किस तरह से इसको आप समझा सकते हैं। तो देखो मान लिया जैसे ये कोई प्रकाश तरंग है, ये किसी स्रोत से कोई प्रकाश तरंग आ रही है और इस प्रकाश तरंग के साथ में आप एक दूसरी प्रकाश तरंग को अध्यारोपित करवाएं। मान लो वो प्रकाश तरंग यहां से आती हुई इसके साथ में एक ही दिशा में दोनों चलती हुई अध्यारोपित होती हैं,
जिसको मैं डैश डैश से बना दूं कि मान लो ये कोई प्रकाश तरंग है जो यूं आती हुई अध्यारोपित हो रही है इस तरह से। मान लो ये एक अलग स्रोत से प्रकाश तरंग आ रही है और ये अलग स्रोत से प्रकाश तरंग आ रही है और ये दोनों प्रकाश तरंगें यहां से अध्यारोपित होना शुरू होती हैं। मान लिया कि पूरी लाइन से जिसको दर्शा रखा है उसका आयाम a1 है और जिसको डैश डैश से दर्शा रखा है उस तरंग का आयाम a2 है। आयाम क्या होगा? माध्यम के कण का या प्रकाश तरंग का जो है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कितना हो रहा है, माध्यम का जो कण है ऊर्जा लेकर के माध्य स्थिति से अधिकतम कितना विस्थापित होता है वो उसका आयाम होगा। तो मान लिया इस तरंग का आयाम a2 है और पूरी लाइन से जो तरंग दर्शा रहे हैं उसका आयाम a1 है। यहां देखने से अपने को पता चल रहा है कि मान लिया a1 अधिक है और a2 कम है। अब देखें ये वाली जो डैश डैश वाली तरंग है इसकी कला यहां पर हो गई पाई और यहां हो गई 2 पाई, जबकि आपकी पूरी लाइन से जो तरंग दर्शा रखी है उसकी कला यहां पर कितनी है? 0। अगर यहां पर बात करें तो ये 2 पाई यहां हो जाएगी 3 पाई और यहां पर 4 पाई 5 पाई 6 पाई। और जो पूरी लाइन से तरंग चल रही है उसकी कला यहां से शुरू होगी तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई। देखो दोनों तरंगे एक ही दिशा से गति करती हुई आ रही हैं, तो ये पहली कंडीशन की एक ही दिशा में गति करती हुई आए। आयाम समान या लगभग समान, तो ये लगभग दोनों तरंगों का आयाम जो है वो आप लगभग बराबर ले रहे हैं, थोड़ा सा a1 जो है वो अधिक है। आवृत्ति देखो जितने समय में ये एक दोलन पूरा कर रही है पूरी लाइन वाली उतने समय में दूसरी तरंग भी पूरा कर रही है, यानी कि यहां तक जैसे दोनों के 2 दोलन पूरे हुए तो दोनों तरंगों के 2-2 पूरे हुए, इसका मतलब आवृत्ति क्या है? दोनों की समान है। फिर है बात कलांतर की कि कलांतर समय के साथ निश्चित होना चाहिए। अभी अपन ने व्यतिकरण में क्या पढ़ा? पहला तो ये पढ़ा कि आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए, तो वो देख लिया समान है। आवृत्ति समान होनी चाहिए, तो आवृत्ति भी जो है वो क्या देखी? इनकी आवृत्ति समान है। फिर तीसरी कंडीशन अपन ने क्या ली थी? तीसरी कंडीशन ली थी कि कलांतर समय के साथ क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो कलांतर अगर देखें तो यहाँ दोनों तरंगों का कलांतर क्या है? पहले एक का 2 पाई और एक का 0, तो कला का जो अंतर है कितना आ जाएगा? 2 पाई। यहां पर देखें एक का 2 पाई एक का 4 पाई, तो कला का अंतर क्या आ जाएगा? वही 2 पाई। यानी कलांतर हर जगह क्या है? समान है, 2 पाई है। तो अगर अब इस स्थिति में इनका अध्यारोपण हो रहा है तो व्यतिकरण होगा। अब व्यतिकरण कैसा होगा? देखो ये दोनों तरंगे मिली, दोनों का आयाम यहाँ पर धनात्मक दिशा में है, तो परिणामी तरंग बनेगी, उसका आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा। यानी कि ये जो तरंग होगी वो परिणामी तरंग होगी। अध्यारोपण से जो तरंग बनेगी वो परिणामी तरंग है, और इस परिणामी तरंग का जो आयाम है उसको आप कैपिटल R से दर्शाएंगे और वो दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा। इसी तरह यहां देखें तो दोनों का आयाम क्या है? माइनस का है। दोनों ही आयाम ऋणात्मक हैं इसलिए जुड़ जाएंगे और परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा? दोनों के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से ये परिणामी तरंग बनेगी। तो ये जो प्रकाश की घटना है वो कहलाती है व्यतिकरण। जब 2 या 2 से अधिक तरंगे आपस में मिलकर एक परिणामी तरंग बनाती हैं, विशेष 3 कंडीशन पूरी करती हों, उस स्थिति में एक ही दिशा में गति करती हुई, समान आयाम या लगभग समान आयाम, आवृत्ति समान और कलांतर समय के साथ निश्चित हो, ऐसी तरंगे आप एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती हैं तो एक परिणामी तरंग बनती है। उसको प्रकाश का क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। तो ये व्यतिकरण जो है प्रकाश का वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, और एक व्यतिकरण होता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। तो अब अपन पढ़ेंगे कि समपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण की परिभाषा देखी। अब व्यतिकरण जो है वो 2 प्रकार का होगा, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण। तो देखो समपोषी व्यतिकरण क्या होगा और विनाशी व्यतिकरण क्या होगा। इसको समझने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि जो कलांतर है उस पर निर्भर करता है आपका व्यतिकरण, कि कलांतर जो है यदि पाई का समगुणज है कलांतर, यदि कलांतर जिसको आप दर्शाते हैं फाई से, तो फाई का जो मान है वो पाई का समगुणज, जैसे 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई ... 2n पाई। यदि प्रकाश तरंगों का कलांतर जो है वो पाई का समगुणज है तो उस स्थिति में अगर अध्यारोपण होता है
तो समपोषी व्यतिकरण होगा, परिणामी तरंग बनेगी, उसकी तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। और यदि आपका कलांतर जो है, कलांतर जिसको फाई से दर्शाएंगे वो पाई का विषम गुणज है, जैसे पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, ... 2n-1 पाई। तो यदि कलांतर पाई का विषम गुणज है और उस स्थिति में तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी, और उस व्यतिकरण को क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। तो समपोषी व्यतिकरण जब अध्यारोपित होने वाली तरंगों का कलांतर पाई का सम गुणज होता है, उस स्थिति में समपोषी व्यतिकरण होता है और जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी तीव्रता अधिकतम होती है। विनाशी व्यतिकरण जब कलांतर पाई का विषम गुणज होता है, उस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण होता है और अध्यारोपित होने के पश्चात जो परिणामी तरंग बनती है उसकी तीव्रता न्यूनतम होती है। डायग्राम बना के समझें अगर इसको, तो मान लीजिए जैसे एक प्रकाश तरंग ये है, एक स्रोत से आने वाला प्रकाश तरंग है, इसके साथ एक दूसरी प्रकाश तरंग अध्यारोपित होती है जो इससे 2 पाई के कलांतर पर है। मान लीजिए एक दूसरी प्रकाश तरंग इसके साथ अध्यारोपित हो रही है जिसका कलांतर जो है वो 2 पाई का है। देखो कला का अंतर देखें तो इसकी कला यहां पर कितनी है, 2 पाई, और पूरी लाइन से दर्शा रहे हैं उसकी 0, तो आपका कलांतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई का होगा। देखो 0 है, यहाँ पाई हो जाएगी, यहाँ 2 पाई, तो पूरी जो लाइन से तरंग बना रहे हैं उसकी कला यहाँ पर 2 पाई है, जबकि डैश डैश वाली तरंग है उसके कण की यहाँ कला कितनी है, 4 पाई, तो कला अंतर कितना आ जाएगा, 2 पाई, दोनों की कला का अंतर 2 पाई होगा। तो अगर इस स्थिति में अध्यारोपण हो रहा है तो जो परिणामी तरंग बनेगी उन तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक साथ प्लस में, दोनों एक साथ माइनस में, तो कला जो है वो समान है, एक साथ परिवर्तित हो रही है, तो परिणामी तरंग जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। और इस स्थिति में जो है परिणामी आयाम, ये जो परिणामी तरंग बन रही है उस परिणामी तरंग का जो आयाम है वो दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है, और ये व्यतिकरण की जो घटना है वो कौन सी व्यतिकरण की घटना होगी, समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर पाई का जो है वो समगुणज हो, 2 पाई, 0, 4 पाई, 6 पाई ... इसी तरह से दूसरी स्थिति ले लें कि जब अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर पाई का क्या हो, विषम गुणज हो। जैसे मान लो एक प्रकाश तरंग तो ये है और दूसरी प्रकाश तरंग जो है वो पाई कलांतर पर है, उसको यहां से बनाएं कि मान लो वो पाई कलांतर पर है, तो वो इस तरह से अध्यारोपित होगी, क्योंकि कलांतर समय के साथ निश्चित लेते हैं तो कलांतर तो बदलेगा नहीं, हर समय एक जैसा रहेगा। तो अगर इस तरह से अध्यारोपण हो रहा है, जैसे डैश डैश वाली तरंग की यहाँ कला कितनी है, पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई, यहाँ 4 पाई, ये 5 पाई, ये इसकी कला है डैश डैश वाली तरंग की, जबकि पूरी लाइन से जिस तरंग को दर्शा रहे हैं उसकी कला यहाँ 0, यहाँ पर पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ पर 4 पाई। तो अब कला का अंतर देखें, एक ही समय पर कला का अंतर कितना है, पाई माइनस 0 पाई, तो आपका कला अंतर कितना है यहाँ पाई, 2 पाई माइनस पाई पाई, तो हर जगह कला अंतर कितना है, पाई है। अगर इन कंडीशन में अध्यारोपण होता है, इस स्थिति में अध्यारोपण होता है, तो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होगा। मान लिया जैसे इसका आयाम a1 है और इसका आयाम a2 है, और यदि a1 अधिक है किससे, a2 से, तो जो परिणामी तरंग बनेगी वो a1 की ओर बनेगी, ऊपर वाली अधिक आयाम वाली तरंग की ओर बनेगी, क्योंकि ये आयाम बचेगा, ये माइनस का है और ये विपरीत, ये प्लस का है। यहाँ जो ऊर्जा है इसको इस तरह से समझें कि माध्यम को जो ऊर्जा मिल रही है उसमें ये वाली जो ऊर्जा है वो तो माध्यम के कण को ऊपर की ओर विस्थापित करना चाहेगी, जबकि ये वाली ऊर्जा उसको नीचे की तरफ विस्थापित करना चाहेगी, तो जो ज्यादा ऊर्जा होगी कण उसकी तरफ विस्थापित होगा, तो जो परिणामी तरंग बनेगी वो ऊपर की तरफ कम आयाम की, दोनों के आयामों के अंतर के बराबर बनेगी। इस तरह से परिणामी तरंग बनती है। ये है आपकी परिणामी तरंग जिसका आयाम क्या होगा, दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होगा। और यदि दोनों का आयाम ही बराबर ले लें तो फिर परिणामी तरंग जो है वो शून्य तीव्रता की बनेगी, बिल्कुल 0। ठीक है, दोनों से बीच में से गुजरेगी, शून्य तीव्रता उसकी होगी अगर आयाम जो है वो बराबर ले लेते हैं। तो ये था समपोषी व्यतिकरण और ये था विनाशी व्यतिकरण। इस तरह से समपोषी और आप विनाशी व्यतिकरण को समझ सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि व्यतिकरण की क्या शर्तें हैं। कुछ शर्तें तो परिभाषा में आ गई, इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं।
तो व्यतिकरण की शर्तें जिनके कारण व्यतिकरण की घटना आसानी से पर्दे पर प्रेक्षित की जा सके। अध्यारोपित होने वाले तरंगों में क्या विशेषता होनी चाहिए कि आप व्यतिकरण को प्रेक्षित कर सकें, व्यतिकरण की घटना जो है वो पर्दे पर हो सके, व्यतिकरण प्रेक्षित हो सके। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, देखो क्या शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, व्यतिकरण की परिभाषा अगर अपने को याद है तो मूल आवश्यक शर्तें अपने को अपने आप ही याद रहेंगी, क्योंकि व्यतिकरण की परिभाषा में अपन ने क्या पढ़ा, दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गति करती हुई। तो प्रकाश तरंगों की दिशा क्या होनी चाहिए, एक ही दिशा, एक ही दिशा में गतिशील हो। तो पहली आप कंडीशन ये ले लेंगे कि प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होनी चाहिए। तो परिभाषा में क्या पढ़ा, एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित हो जिनका आयाम समान या लगभग समान। तो तरंगों का आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए, तरंगों का आयाम समान या लगभग समान। और क्या था परिभाषा में, आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आवृत्ति, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान हो। और एक कंडीशन थी, क्या थी, कलांतर समय के साथ निश्चित होना चाहिए। तो कलांतर समय के साथ निश्चित हो। ये चार शर्तें तो आपकी परिभाषा में आ जाती हैं। अगर अपने को व्यतिकरण की परिभाषा ढंग से याद है तो ये चार शर्तें तो उसी के अंदर फिलफिल हो जाती हैं। पांचवी शर्त है, अभी अपन ने पढ़ा था, प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत नहीं होगा तो उसमें अलग अलग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश आएंगे तो व्यतिकरण स्पष्ट रूप से बन ही नहीं पाएगा, व्यतिकरण पर्दे पर प्रेक्षित हो ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो। फिर स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध। क्योंकि अभी अपन ने क्या लिखा है, कलांतर समय के साथ निश्चित कब होगा, जब कला संबद्ध होंगे। तो स्रोत जो है वो क्या होने चाहिए, स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, यानी कि उनकी कला जो है वो समय के साथ क्या होनी चाहिए, बद्धित होनी चाहिए, एक सी परिवर्तित होनी चाहिए। यह शर्त है। देखो, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए स्रोत के सामने की ओर गत्ता लगाते हैं और उसके बारीक छिद्र कर देते हैं जो स्रोत की भांति कार्य करते हैं। जैसे मान लो ये कोई स्रोत है और इससे आने वाले प्रकाश को आप जो है एक गत्ता लगा करके दो S1 और S2 दो छिद्रों से निकालें तो ये दोनों छिद्र कला संबद्ध स्रोत होंगे। तो शर्त यह है कि दोनों छिद्र जो हैं वो बहुत संकीर्ण, बहुत सक्रिय होने चाहिए। तो स्रोत रेखा छिद्र जो है, रेखा छिद्र गद्दे पर जो छिद्र करते हैं वो छिद्र कैसे होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। जो रेखा छिद्र है पर्दे पर स्लिट पर जो छिद्र करते हैं वो बहुत ही ज्यादा संकीर्ण, बहुत ही ज्यादा सक्रिय होने चाहिए। आपका जो पथांतर है वो पथांतर बहुत अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि तरंगों में अगर पथ का अंतर, पथांतर का मतलब पथ का अंतर, तो पथ का अंतर अगर बहुत अधिक होगा तो उनका आयाम जो है वो बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाता है, एक का बहुत कम रह जाता है, दूसरी का बहुत अधिक हो जाता है। तो पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए, पथांतर अधिक नहीं हो। जो अध्यारोपित होने वाले तरंगे हैं उन तरंगों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। एक शर्त और है कि अगर उन तरंगों में ध्रुवण पाया जाता है, जो अगले पाठ में पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण, तो अगर उन तरंगों में ध्रुवण पाया जाता है तो वो ध्रुवण कैसा होना चाहिए, ध्रुवण एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर होता है तो, अगर प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है तो वो ध्रुवण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं, ये शर्तें अगर फिलफिल होती हैं तो ही आपके व्यतिकरण की घटना घटित होती है। देखो, एक ही दिशा में गति करती हुई होनी चाहिए, तरंगों का आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए। देखो, ये आयाम समान या लगभग समान क्यों होना चाहिए उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये कोई प्रकाश तरंग है, एक तरंग ये है और दूसरी तरंग जिसका आयाम बहुत कम है ये है, इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है। मान लो इसका आयाम A1 है
और इसका आयाम A2 है। अगर अध्यारोपण हो रहा है तो अपने को पता है, डायग्राम से दिख रहा है कि संपोषी व्यतिकरण होगा, ये परिणामी तरंग बनेगी। तो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा, लेकिन खास परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो जैसे एक 500 वाट का बल्ब जल रहा है और आप उस बल्ब के पास में एक 15 वाट का बल्ब जलाएं, एक बहुत छोटा बल्ब जलाएं 15 वाट का, तो प्रकाश की तीव्रता में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। अपने को आभास ही नहीं होगा कि 15 वाट का बल्ब जल रहा है या वो बंद कर दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहुत अधिक आयाम वाली तरंग के साथ में बहुत कम आयाम वाली तरंग जब अध्यारोपित होती है तो पता ही नहीं चलता कि अध्यारोपण हुआ भी है या नहीं हुआ। हो रहा है तो किन कंडीशंस में हो रहा है, विनाशी वाला है या संपोषी वाला है, ये पता ही नहीं चल पाता। इसलिए अपना आयाम जो है वो समान होना चाहिए ताकि परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे सके। 500 वाट के बल्ब के पास में एक 500 वाट का बल्ब और जलाएं तो तीव्रता में खासा परिवर्तन होता है और वो अपने को स्पष्ट आभासित होता है। तो व्यतिकरण स्पष्ट रूप से प्रेक्षित हो सके, अपने को दिखाई दे सके, इसलिए आयाम जो है वो समान या लगभग समान होना चाहिए। आवृत्ति समान होनी चाहिए, कलांतर समय के साथ निश्चित हो, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। अगर छिद्र जो ले रहे हैं गत्ते के ऊपर वो बहुत संकीर्ण छोटे होने चाहिए, पथांतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पथांतर ज्यादा होते ही वही आयाम जो है वो ज्यादा परिवर्तित हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। और अगर तरंगों में ध्रुवण है तो वो ध्रुवण एक समान होना चाहिए। तो ये थी व्यतिकरण की शर्तें। अब देखो व्यतिकरण को गणितीय रूप में कैसे देखें। अपन ने डायग्राम तो बना के देख लिया व्यतिकरण का कि इस तरह से व्यतिकरण होता है और ये दो प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। अब अपने को देखना है कि अगर व्यतिकरण हो रहा है तो जो परिणामी तरंग बनेगी उस परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी होगी, उस परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा, वो परिणामी तरंग जो है अध्यारोपित होने वाली तरंगों के साथ किस कला पर होगी। तो वो सब चीजें देखेंगे व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में। गणितीय विश्लेषण को कुछ इस तरह से मानते हैं कि मान लिया दो प्रकाश तरंगें हैं, एक प्रकाश तरंग जिसका विस्थापन समीकरण है y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी, जहां ओमेगा जो है वो कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा तो क्या है, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति है। कोणीय आवृत्ति और ओमेगा बराबर क्या होगा 2π/t। A1 तरंग का आयाम है और y1 किसी समय विस्थापन है। कि मान लिया एक प्रकाश तरंग है, y1 बराबर a1 sin ओमेगा t, यानी a1 उसका आयाम है और ओमेगा उसकी आवृत्ति है। व्यतिकरण की शर्तों में क्या पढ़ा अपन ने कि आवृत्ति समान होनी चाहिए, तो दोनों तरंगें लेंगे, उन दोनों की आवृत्ति अपने को एक ही लेनी है। तो मान लिया एक प्रकाश तरंग है y1 बराबर a1 sin ओमेगा t और एक प्रकाश तरंग है y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। ये दो प्रकाश तरंगें हैं। फाई क्या है यहाँ पर, कला का अंतर। इसकी कला कितनी है ओमेगा टी और इसकी कला ओमेगा टी प्लस फाई। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ओमेगा का मान तो कितना होता है 2π/t और ओमेगा के गुणा में अगर समय को गुणा कर दें तो वो कला कौन आ जाता है। देखो मान लो कि किसी समय t/4 समय पर अपने को निकालने की कितनी कला होगी, तो ओमेगा का मान रख दो 2π/t और t का मान रख दो t/4, तो कितना आ जाएगा π/2 कला होगी। तो इस तरह से जो है कला कोण को ओमेगा टी के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो मान लिया दो प्रकाश तरंगे हैं जिनके विस्थापन समीकरण है y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी और y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, यानी दोनों तरंगों के मध्य कलांतर तो कितना है, फाई है। देखो दोनों तरंगों का, ये मान लो तरंग का विस्थापन समीकरण एक का है और ये दूसरी तरंग जिसका विस्थापन समीकरण है। तो यहां पर a1 व a2 ये तो क्या है, आयाम, दोनों तरंगों के क्या हैं, आयाम। और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, जो समान होनी चाहिए, दोनों की समान है। और फाई क्या है, कलांतर। तो देखो फाई के गुणा में टी नहीं है, टी को केवल ओमेगा से गुणा करना है। अगर पूरे के बाहर टी ले लेते तो फिर कलांतर समय के साथ परिवर्तित हो जाए, जो शर्त नहीं है इसकी। इसलिए कलांतर समय के साथ निश्चित होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो फाई जो है वो टी के साथ में गुणनफल में नहीं है, टी के साथ बदलेगा नहीं, तो फाई जो है वो समय के साथ निश्चित है। तो ये ऐसी दो प्रकाश तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं, आपस में मिलती हैं और एक परिणामी तरंग बनती है। अध्यारोपण के सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था कि परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वो दोनों तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। तो मान लिया इन दोनों तरंगों का विस्थापन अध्यारोपण होता है और एक परिणामी तरंग बनती है जिसका विस्थापन क्या आ जाएगा, दोनों तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर।
तो मान लिया ये परिणामी तरंग बनती है जिसका विस्थापन जो है वो दोनों तरंगों के विस्थापनों की बीजगणितीय योग के बराबर है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y1 का मान a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 का मान a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, दोनों को समीकरण के रूप में इस तरह से लिख देंगे। फिर अपने पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है जो लिखते हैं साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। इस फॉर्मूले से जो है आप इस समीकरण को खोल देंगे साइन ओमेगा टी प्लस 5 को, तो क्या आ जाएगा विस्थापन, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 को क्या लिखेंगे साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 दोनों से गुणा होगा ही, तो a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। ये समीकरण जो है वो आप इस फॉर्मूले से इसको खोल देंगे। अब देखो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी ये कॉमन आ जाएगा और यहां पर जो है कॉस ओमेगा टी को आप अलग रख लेंगे, तो ये तो आ जाएगा y बराबर a1 प्लस a2, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे तो cos 5 आ जाएगा, तो a2 cos 5 और साइन ओमेगा टी को बाहर लिख दो तो साइन ओमेगा टी। इसको आप इस तरह से लिख दें a2 साइन 5 और cos ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। नीचे अपन मान लेते हैं कि माना a1 प्लस a2 cos 5 बराबर, तो मान लेते हैं r cos थीटा। r क्या है, थीटा क्या है, ये दोनों अननोन राशियां हैं जिनके मान अपन आगे निकाल लेंगे। यहां केवल ये मान लेते हैं कि मान लिया a1 प्लस a2 cos 5 बराबर r cos थीटा है, दोनों अननोन राशियां हैं जिनके मान जो है इनके पदों में निकाल लिए जाएंगे आगे। इसी तरह से a2 साइन 5 बराबर मान लेंगे r साइन थीटा, ये मान लिया। दोनों पद एक बार मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 के मान एक बार 3 में वापस रखते हैं, तो समीकरण 4 व 3 का मान समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो परिणामी तरंग का समीकरण y बराबर a1 प्लस a2 cos 5 को क्या लिखोगे r cos थीटा, तो इसको लिख देंगे r cos थीटा इनटू क्या है साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी प्लस प्लस देखो a2 साइन 5, a2 साइन 5 को क्या लिखेंगे r साइन थीटा, तो इसको लिख दिया r साइन थीटा, बचेगा क्या cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी। दोनों में r फिर से कॉमन ले लेंगे तो y बराबर आ जाएगा r cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा cos ओमेगा टी। देखो ये फॉर्मूला वापस जो साइन ओमेगा टी प्लस 5 से खोला था जिस फॉर्मूले से, वही फॉर्मूला वापस आ रहा है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यानी cos a साइन b प्लस साइन a cos b, यानी साइन a प्लस b का फॉर्मूला वापस ये बन जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो समीकरण आया है अपने पास, ये जो दोनों तरंगे ली थी अपन ने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों जो ली थी बिल्कुल उसी रूप में आ गया है। तो ये है परिणामी तरंग का समीकरण, परिणामी तरंग का समीकरण। लेकिन यहां पर r क्या है अपने को नहीं पता,
और थीटा क्या है ये भी नहीं पता, दोनों अननोन राशियां हैं, तो उनके मान जो है आप समीकरण 4 और 5 से ज्ञात कर लेंगे, तो ये परिणामी तरंग का समीकरण आएगा। यानी कि दो तरंगे जिनकी आवृत्ति समान, आयाम लगभग समान और कालांतर समय के साथ निश्चित है, दोनों एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित हो रही हैं, तो अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनेगी और उस परिणामी तरंग का समीकरण ये होगा। अब अपने को यहां ज्ञात करना है कि आर का मान क्या होगा और थीटा का मान क्या होगा। तो देखो समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ दें, वर्ग करके जोड़ने पर इन दोनों का वर्ग कर दें और फिर वापस जोड़ दें इनको, तो इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इनको जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर तो आ जाएगा, और इधर वाले को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का वर्ग कर दिया और जोड़ दिया, तो इसको खोलें अपन, इधर तो आर स्क्वायर कॉमन आ ही जाएगा, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस ये क्या आ जाएगा a प्लस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, थीटा के मान समान हो तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का योग कितना होता है 1, तो ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर और इसको लिख देंगे 1 बराबर, देखो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा a2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो a2 स्क्वायर को तो आप कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस a1 स्क्वायर है ही, और ये पद आगे का यू का आ जाएगा 2a1 a2 कॉस फाई, ये फिर से 1 हो जाएगा, तो और a1 से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो ये तो आ गया परिणामी आयाम, क्योंकि आयाम की जगह आ रहा है आर वाला पद, परिणामी तरंग का समीकरण ये है y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो आर जो है वो आयाम की जगह आ रहा है, तो ये परिणामी तरंग का परिणामी आयाम है, तो परिणामी आयाम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास r इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये परिणामी तरंग का फॉर्मूला होगा, परिणामी तरंग के आयाम का फॉर्मूला होगा। आर स्क्वायर बराबर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इसी तरह से परिणामी कलाकोण भी आप ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसमें एक शर्त ले लें कि अगर मान लो अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों का आयाम बराबर हो, a1 बराबर a2 बराबर मान लो कितना हो a0 हो, तो परिणामी जो है आयाम कितना हो जाएगा, तो परिणामी आयाम r बराबर आ जाएगा, देखो अंडर रूट, इसको लिखें a0 का स्क्वायर प्लस a0 का स्क्वायर प्लस 2 a0 और a0 वो वापस a0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और cos फाई, ये हो जाएगा 2a0 का होल स्क्वायर प्लस 2a0 का होल स्क्वायर और cos फाई पूरे का रूट, तो इसमें 2a0 का होल स्क्वायर बाहर ले लें, 2a0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस फाई और पूरे का रूट, ये हो जाएगा आपके रूट 2a0, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, अंडर रूट में आपके रह जाएगा 1 प्लस कॉस 5, और कॉस 5 को आप हाफ एंगल में तोड़े तो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा बराबर होता है एक फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस फॉर्मूले से इसको लिखें तो कॉस 5 को क्या लिखोगे आप 2 कॉस स्क्वायर 5/2, कोण का आधा हो जाएगा माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट 2a0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5/2 का रूट। तो देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा होकर क्या हो जाएगा 2, a0
कॉस स्क्वायर 5/2, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कॉस 5/2, ये किसका मान है? परिणामी आयाम। तो यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों का आयाम क्या है? बराबर है, उस स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा? 2a0 cos 5/2। निर्भर करेगा कि कलांतर आपका फाई जो है वो कितना है, वो निर्धारित करेगा परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा। तो इस तरह से परिणामी तरंग का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब अपने पास अननोन राशि रह गई थीटा, परिणामी तरंग का कला कोण कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? समीकरण 4 और 5 का आप सीधा सीधा अनुपात ले लें। देखो परिणामी तरंग का समीकरण ये तो आ जाएगा आपका 2a0 cos 5/2, ये तो परिणामी तरंग का आयाम आ गया। अब अपने को परिणामी तरंग का कला कोण निकालना है, तो समीकरण 4 व 5 का अनुपात ले आप। अनुपात लेंगे तो देखो r sin थीटा बटे r cos थीटा, r sin थीटा बटे r cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 sin 5 बटे a1 प्लस a2 cos 5। तो a2 sin 5 बटे a1 प्लस a2 cos 5। देखो r से r कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर अपने पास आ जाएगा a2 sin 5 बटे a1 प्लस a2 cos 5। तो थीटा बराबर क्या होगा? परिणामी तरंग का जो कला कोण है वो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स a2 sin 5 बटे a1 प्लस a2 cos 5। ये परिणामी तरंग का परिणामी कला कोण होगा और ये परिणामी तरंग का क्या होगा? आयाम होगा, परिणामी आयाम जिसको आप कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो ये परिणामी तरंग बनेगी जिसका आयाम जो है वो ये होगा और परिणामी कला कोण ये होगा। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे इनकी शर्तें। ये तो व्यतिकरण, ये कोई भी कलांतर फाई के लिए अपन ने सरल किया है। अब विशेष कंडीशन लेंगे कि अगर आपका व्यतिकरण समपोषी हो, यानी कि कलांतर फाई का क्या हो? समगुणज हो, तो जो है परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता क्या होगी। और अगर विनाशी व्यतिकरण हो, पाई का विषम गुणज हो, तो उस स्थिति में परिणामी आयाम क्या होगा और परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी। तीव्रता भी अपन ने नहीं निकाली है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता भी क्या होगी वो देखेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।